सब कैसे हो। आज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बच्चों 3 वर्ग इस 2023-24 सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहे हैं। जितने सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लिया है बच्चों, पहला जो क्वेश्चन बच्चों, फ्रांसीसी समाज किन 3 वर्गों में विभाजित। अंडरलाइन कर बच्चों, फ्रांसीसी समाज किन 3 वर्गों में विभाजित था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यूरोप में फ्रांसीसी समाज मुख्यतः 3 वर्ग। अंडरलाइन करें बच्चों, कितने वर्ग में विभाजित था, तो ध्यान रखना 3 वर्ग में विभाजित था जो निम्नलिखित है। पहला जो था उसका नाम था बच्चों पादरी वर्ग। पहला जो था उसका नाम था क्या, पादरी वर्ग। इस वर्ग में चर्च के पोप, चर्च के क्या रहते थे बच्चों, पोप आदि क्या रहते थे, सम्मिलित होते थे। बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आया पोप। पोप किसे कहते हैं, जो चर्च को जो देख रेख करता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, पोप बोलते हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं बच्चों, इस वर्ग में चर्च के पोप आदि सम्मिलित है। तो एक नया वर्ड आ रहा पोप। तो पोप होता है बच्चों जो चर्च के देख रेख जो करता है उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, पोप कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चों, जो चर्च होता है वो किस धर्म से संबंधित है, ईसाई धर्म से संबंधित है। जो चर्च है वो किस धर्म से संबंधित है, तो ध्यान रखना बच्चों किस धर्म से संबंधित है, तो ईसाई धर्म से संबंधित है। इसको प्रथम वर्ग में रखा जाता है। जो पादरी वर्ग है उसे किस वर्ग में रखा जाता है, तो ध्यान रखना बच्चों इसको प्रथम वर्ग में रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पादरी वर्ग को किस वर्ग में रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रथम वर्ग में रखा जाता है। दूसरा है बच्चों जिसका नाम है अभिजात वर्ग। दूसरा क्या है बच्चों, पहला तो हो गया पादरी वर्ग, दूसरे में क्या है बच्चों, अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग में क्या होता है बच्चों, इस वर्ग में ध्यान रखना क्या आता है, सामंत। अभी बताएंगे बच्चों सामंत होता क्या है। इस वर्ग में सामंत कौमा जमींदार और धनी परिवार वर्ग के लोग क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अगर पूछेगा अभिजात वर्ग में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से शामिल होते हैं इसके अंदर, तो ध्यान क्या क्या रखना बच्चों, पहला इस वर्ग में सामंत, अभी बताएंगे इसका सामंत का मीनिंग। दूसरे में जमींदार और धनी व्यापारी वर्ग इसके अंदर क्या होते हैं, शामिल होते थे। इसको कितने वर्ग में रखा जाता है, द्वितीय वर्ग में रखा जाता है। अंडरलाइन करें बच्चों, इसे द्वितीय वर्ग में रखा जाता है। इसमें पहले में ध्यान रखना सामंत होता है, दूसरा जमींदार होता है और तीसरा धनी पर। जमींदार का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसके पास बहुत सारे जमीनें होती है उसको क्या कहा जाता है, जमींदार कहा जाता है। और कितने वर्ग में रखा गया, तो द्वितीय वर्ग में इसे रखा गया। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा द्वितीय वर्ग में किसे रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिजात वर्ग। तीसरा ध्यान रखना है बच्चों, कृषक वर्ग आता है। तीसरा क्या आता है, कृषक वर्ग। इस वर्ग में क्या होते हैं बच्चों, किसान और मजदूर आदि शामिल होते हैं। तीसरे वर्ग नाम ही क्या, कृषक वर्ग। तो कृषक वर्ग में ध्यान रखना बच्चों कौन कौन से शामिल होते हैं, तो किसान और इसके अंदर मजदूर शामिल होते हैं। कितने वर्ग में रखा जाता है, इसको तृतीय वर्ग में रखा जाता है। फिर से रिपीट कर देते हैं बच्चों, पहले वर्ग में पादरी को रखा जाता है, दूसरे में अभिजात को, तीसरे में किसको रखा जाता है, कृषक वर्ग को रखा जाता है। एक क्वेश्चन पेपर के पॉइंट है उससे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे मार्क करें, इसको अच्छे से याद रखें। एक क्वेश्चन को क्या करें बच्चों, इंपॉर्टेंट मार्क करें, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन है बच्चों, सामंतवाद किसे कहते हैं। अंडरलाइन करें बच्चों, सामंतवाद किसे कहते हैं। तो इसका आंसर बच्चों सामंतवाद, ब्रैकेट में लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है बच्चों मालिक होता है। ध्यान रखें, लॉर्ड का मतलब क्या होता है, सामंतवाद जो होता है वो लॉर्ड होता है। लॉर्ड का मतलब क्या बताते हैं बच्चों, मालिक होता है। शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप में आर्थिक राजनीतिक तथा सामाजिक संबंधों के वर्णन के लिए किया जाता था। सामंतवाद का जो यूज होता था कब होता था बच्चों, सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, अंडरलाइन कर बच्चों, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक संबंधों का वर्णन, वर्णन का मतलब क्या होता है बच्चों, व्याख्या करने के लिए इसका किया जाता था। तो ध्यान रखना, जो सामंतवाद होता है वो क्या होता है, लॉर्ड होता है। लॉर्ड का मतलब मालिक होता है। और इसका जो यूज जो होता था बच्चों मध्यकालीन यूरोप में किसके लिए किया जाता था, 3 पॉइंट को ध्यान रखना। पहला बच्चों आर्थिक, दूसरा बच्चों राजनीतिक और तीसरा क्या, सामाजिक संबंधों के वर्णन के लिए किया जाता था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है, सामंतवाद जर्मन भाषा का शब्द है। अंडरलाइन करें बच्चों, जो सामंतवाद है किस भाषा का शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा का शब्द है। जो किससे लिया गया बच्चों, फ्यूड है। क्या है, सामंतवाद जर्मन भाषा का जो शब्द है किससे है बच्चों, फ्यूड से है, जिसका अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा। 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर से इस पॉइंट को बच्चों रिपीट कर देते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन MCQ के भी फॉर्म में आ सकता है और 2 नंबर के में
आ सकता है। रिपीट करते हैं, जो सामंतवाद है वो जर्मन भाषा का जो शब्द है किससे लिया गया, फ्यूड से लिया गया। किससे लिया गया बच्चों, फ्यूड से लिया गया, जिसका अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा। एक नंबर में एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है बच्चों, फ्यूड का मतलब क्या होता है या सामंतवाद का मतलब क्या होता है। सामंतवाद जर्मन भाषा का शब्द है जिससे किससे लिया गया बच्चों, फ्यूड से लिया गया। फ्यूड का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन है अभिजात वर्ग की कौन कौन सी विशेषता है। ध्यान रखना बच्चों, अभिजात वर्ग किस वर्ग में रखा जाता है, द्वितीय वर्ग में। कितने वर्ग में बच्चों, द्वितीय वर्ग में। इसकी कौन कौन सी विशेषता है, विशेषता बार बार क्या होता है पेपर में रिपीट होता है। पढ़ते पहला इसमें है बच्चों, अभिजात वर्ग अपनी संपदा, संपदा का मतलब संपत्ति होता है। संपदा का मतलब क्या होता है बच्चों, संपत्ति पर अस्थायी तौर पे नियंत्रण था। जो अभिजात वर्ग था जिसका अपना संपत्ति पे अस्थायी तौर पे क्या था, नियंत्रण था। पहला क्या है इसका विशेषता है कि जो अभिजात वर्ग का अपनी खुद के संपत्ति पे क्या था, खुद का नियंत्रण था। दूसरा पॉइंट है बच्चों, वह अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा सकता है, मतलब वह सैनिक को क्या कर सकता है, रख सकता है या बढ़ा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अभिजात वर्ग का वह अपने सैन्य क्षमता को बढ़ा सकता है, विशेषता बच्चों। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, स्वयं, स्वयं का मतलब खुद का क्या कर सकता है, न्यायालय लगा सकता है, किसी को न्याय दिलाना। और चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपनी मुद्रा को भी चला सकता था। अभिजात वर्ग के इतने पावर था कि वह अपना मुद्रा को क्या कर सकता है, प्रचलन कर सकता है। यहाँ लिखा हुआ अपनी मुद्रा चला सकता है। पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वे अपने भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों का मालिक था। जो उसके भूमि पर जितने सारे व्यक्ति भूमि पे रहते थे उस सभी का क्या था, वो मालिक था। फिर से पांचवा पॉइंट को रिपीट कर देते हैं, वे अपने भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों का मालिक था। मतलब ऐसे समझ लो बच्चों कि अभिजात वर्ग का क्या है, ये भूमि है, भूमि पे जितने सारे इस व्यक्ति रहते हैं उस व्यक्ति का क्या था, अभिजात जो था वो क्या था, मालिक था। वही बोलना चाह रहा है कि अभिजात वर्ग का जो जमीन है, जमीन पे जितने सारे व्यक्ति रह रहा है उसका क्या था, वह मालिक था। 6 में लिखा हुआ, बड़े बड़े खेतों के स्वामी। स्वामी का मतलब क्या होता है, जो मालिक था। बड़े बड़े खेतों का क्या था, स्वामी था। स्वामी का मतलब क्या था, उसका मालिक था। इनका घर को क्या कहा जाता है बच्चों, जो अभिजात वर्ग होते हैं जिसको घर को मेनर कहलाता है। एक नंबर में आ सकता है कि जो अभिजात वर्ग होते थे उसके घर को क्या कहा गया, तो ध्यान क्या रखना बच्चों, उसके घर को क्या कहा जाता है, मेनर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, फिर से रिपीट कर देते इस पॉइंट को, जो अभिजात वर्ग होता है उसके घर को क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों मेनर। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इसको इंपॉर्टेंट क्या करें, मार्क करें इस पॉइंट को। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, उनकी व्यक्तिगत भूमि पर जो उनकी भूमि रहती थी वह खुद काम नहीं करते थे। कौन करता था बच्चों, कृषकों द्वारा जोती जाती थी। जो अभिजात वर्ग का जो भूमि था उस पर कौन काम करता था, तो ध्यान रखना बच्चों, जो कृषक वर्ग थे उसी पे क्या करते थे, काम करते थे। जो अभिजात वर्ग के जो स्वयं का जो भूमि था उस भूमि पे कौन काम करते थे, तो ध्यान रखना बच्चों, कृषक द्वारा क्या करते थे, जोती जाते थे। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय, ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी, जब आवश्यकता पड़ने पे युद्ध के समय पैदल सैनिक, पैदल सैनिक का मतलब जो उसके खेत में जो काम करते थे उसी कृषक को क्या किस रूप में यूज करते थे, सेना के रूप में यूज कर लेते थे। फिर से इस पॉइंट को रिपीट कर देते हैं, जब आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय में पैदल सैनिक, पैदल सैनिक का मतलब यहाँ बोलना चाह रहा है बच्चों, जो किसान खेत में काम करते थे अभिजात वर्ग को, उसी किसान को बच्चों, जो अभिजात वर्ग था उसके पास कुशल घोड़सवार नहीं था। स्टार्टिंग समय का बात बोलना चाह रहा बच्चों, आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में कार्य करता था, क्योंकि उस समय उसके पास कुशल घोड़सवार नहीं था। इसीलिए जो किसान अभिजात वर्ग के खेत में काम करते थे उसी किसान को पैदल सैनिकों के रूप में काम करवाते थे। कब बच्चों, जब लड़ाई के समय होता था। तो बच्चों इसमें 9 पॉइंट बताए हैं, 9 पॉइंट में से कम 6 या 7 पॉइंट को अच्छे से पढ़े, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेनर की जागीर क्या था, या क्या है, मेनर की जागीर क्या है। इसका आंसर बच्चों लॉर्ड का जो अपना भवन होता था वो क्या कहलाता है, मेनर। जो अभी ऊपर पढ़े थे, आप समझाते बच्चों जागीर होता क्या है, इसलिए लिखा है मेनर का जागीर। तो समझ में आया कि लॉर्ड का जो अपना
भवन होता था वहीं क्या कहलाता था, मेनर कहलाता है। अब उसके बाद समझाते आगे वाले पॉइंट, मान लेते कि बच्चों यहाँ पूरे ज़मीन है, इतनी दूर में क्या कर रहा है, रह रहा है, जो जिस पे रह रहा है उसको क्या कहा, भवन को, इस भवन पार्ट मान लेते हैं, इस भवन को क्या बोला गया, मेनर कहला गया। और इतने सारे जो पार्ट है, ये पार्ट जो कहलाएगा वही पार्ट क्या कहलाएगा, जागीर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, जागीर कहलाएगा। मान लेते कि कोई अभिजात वर्ग इस एरिया में रह रहा है, तो वह एरिया जो जिस घर में रह रहा है उस घर को बोला गया मेनर कहला गया। और जितना पार्ट बच गया उस पार्ट को बोला गया बच्चों जागीर बोला गया। तो मेनर और जागीर समझने में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप जरूर लिखें। ऐसे तो समझाने की कोशिश किए कि मेनर क्या होता है और जागीर क्या होता है। फिर से रिपीट करते, जो अभिजात वर्ग का जो घर होता था वह घर क्या कहलाता था, मेनर कहलाता था। और बाकी जो पार्ट बच गया वह पार्ट क्या कहलाता था, जागीर कहलाता था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वह गांवों पर क्या करता था बच्चों, नियंत्रण रखता था। तीसरा जो पॉइंट है, कुछ लॉर्ड अनेक गांवों के मालिक थे। कुछ जो बोला लॉर्ड जो थे, वह लॉर्ड क्या थे, अनेक गांवों के मालिक होते थे। और जो जागीर में वन भी होते थे। जो जागीर जो बच गया बच्चों, जो बताए थे, जो बचा हुआ पार्ट है उसमें वन भी क्या हो सकता है, हो सकता है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ जागीर में वन भी हो सकते थे, जहाँ पे लॉर्ड क्या करते थे, शिकार करने जाया करते थे। यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे लॉर्ड क्या करते थे बच्चों, शिकार करते थे। और उनके यहाँ चारागाह होते थे जहाँ पशु क्या करते थे, चरते थे। जो बचा हुआ पार्ट है, बचे हुए पार्ट में एक पार्ट में तो रहते थे, बाकी पार्ट में जैसे वन हो गया, घास जहाँ चरते उड़ते थे, और जहाँ पे वनों में शिकार करते थे। जो बचा हुआ पार्ट है वही पार्ट जागीर कहलाता है। जागीर के ही सारे पॉइंट के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, चर्च भी होती थी। जो बचा हुआ पार्ट वहाँ पे चर्च भी होते थे। और सुरक्षा के लिए दुर्ग होते थे। सुरक्षा के दुर्ग का मतलब होता है बनता था, भवन को चारों तरफ से क्या करते, किले बना देते। किले को क्या करते, बहुत ऊंचा बना देते, ऊंचे से क्या करते, दूर वाले वस्तुओं को देख सकते, उसी को बोला गया बच्चों दुर्ग बोला गया। तो बच्चों बेसिकली दुर्ग का मतलब है जो घर पहले क्या था नीचे, तब घर को क्या करते, ऊंचा बना दिया है ताकि दूर से चीज़ों को क्या कर सकते, देख सके। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मेनर के पास सब कुछ रहने के बाद भी वो आत्मनिर्भर नहीं थे, क्यों? अभी मेनर के बारे में इतने सारे पॉइंट पढ़े, लेकिन क्वेश्चन है मेनर आत्मनिर्भर नहीं थे क्यों? तो इसका आंसर है, जितने सारे मेनर थे उसकी आवश्यकताओं की सभी चीज़ें उपलब्ध होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो आत्मनिर्भर नहीं होते थे। क्योंकि उसके पास सभी चीज़ें रहते थे फिर भी वो आत्मनिर्भर नहीं होते थे। क्योंकि इसका पहला पॉइंट है बच्चों, रीजन बता रहा है, उनके धातु के बर्तन, जो उनके धातु के जो बर्तन होते थे वह बाहर के स्रोतों से प्राप्त होते थे, मतलब वहाँ पे नहीं मिलते थे। उनके जो धातु के बर्तन जो होते थे वो बाहर के स्रोतों से प्राप्त होता था, जहाँ पे वो रहते थे वहाँ नहीं मिला करते थे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऐसे लॉर्ड जो विलासी जीवन, विलासी का मतलब हुआ कि आयासी जीवन जो बिताना चाहते थे और महंगे वाद्य यंत्र तथा आभूषण खरीदना जो चाहते थे, वहाँ स्थानीय जगह पे नहीं मिलते थे। ऐसी चीज़ों के लिए उन्हें दूसरी स्थानों से प्राप्त करना पड़ता था। फिर से पॉइंट को रिपीट कर देते हैं। जो दूसरा पॉइंट बोलना चाह रहा, ऐसे लॉर्ड जो विलासी जीवन मतलब आयासी जो जीवन बिताना चाहते थे और जो महंगे वाद्य यंत्र का मतलब हो कि जैसे जो बीना उना जो बजाते हैं ना कोई यंत्र, उसके बारे में बोलना चाह रहा है। या जो आभूषण जो खरीदना चाहते थे, जो स्थानीय जगह का मतलब हो जहाँ पे वो लोग रहते थे। स्थानीय जगह का मतलब क्या हुआ, मतलब जहाँ पे लॉर्ड रहा करते थे वहाँ पे नहीं मिलते थे, वहाँ पे इन सब चीज़ों को नहीं मिलते थे। ऐसी चीज़ों के लिए उन्हें दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता था या निर्भर रहना पड़ता था। इसी कारण से हम बोल सकते हैं बच्चों, मेनर जो थे वो आत्मनिर्भर नहीं थे, क्योंकि जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती थी वह वहाँ पे नहीं मिला करते थे, वह कहीं और से आते थे, जिसके कारण से हम बोल सकते हैं कि मेनर जो थे वो आत्मनिर्भर नहीं थे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, फ्रांसीसी समाज में मठों का क्या योगदान है? पढ़ते ये भी क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, मठ के बारे में आता है बच्चों कि फ्रांसीसी जो समाज है उस मठ का क्या योगदान है। तो पहले हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे बच्चों, चर्च पढ़े थे। तो चर्च के अलावा जो दूसरा होता था जिन्हें हम क्या कहते थे, मठ कहते थे। चर्च तो बिल्कुल अलग होते हैं, चर्च में पादरी वर्ग रहते हैं, लेकिन चर्च के अलावा जो रहते थे उससे क्या कहा गया, मठ कहा गया। जो लोग मठ में रहते थे उनको एकांत जीवन व्यतीत करना पड़ता था। एकांत मतलब गांव वाले इलाके में नहीं रहना पड़ता था, गांव से बिल्कुल दूर रहा करते थे। ये मठ मनुष्य के आम आबादी से बहुत दूर हुआ करते थे। फिर से रिपीट कर देते हैं बच्चों, जो लोग
मठ में रहते थे वह नॉर्मल जो आबादी थे उससे बहुत दूर रहते थे, वह एकांत जीवन अपना क्या करते थे, व्यतीत करते थे। और जो मठ में रहते थे, जो मठ में रहने वाले लोगों के लिए एक वर्ड आया बच्चों, क्या, भिक्षु। क्या आया बच्चों, जो मठ में जो लोग रहते थे उस लोग को क्या कहा गया, भिक्षु। तो भिक्षुओं की अगर विशेषता पूछेंगे तो सारे पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग बताएंगे। अगर पूछेगा भिक्षु क्या होता है तो बोलेंगे जो लोग मठ में जो जीवन यापन करते हैं उन्हीं को कहा गया, भिक्षुओं कहा गया। ये मठों में रहते थे, पहला पॉइंट बताएंगे। जो भिक्षु क्या रहते थे बच्चों, मठ में रहते थे, इन्हें निश्चित और विशेष नियमों का पालन करना पड़ता था। जो लोग मठ में जीवन यापन करते हैं उनका कुछ जो नियम कानून होता है उस नियम कानून को मानना पड़ता है। भिक्षु अपना सारा जीवन, आंबे का मतलब मठ हो गया, आंबे का अगर मतलब पूछेगा तो क्या बोलेंगे बच्चों, मठ। जो भिक्षु होते थे वो अपना सारा जीवन किस में बिताते थे, आंबे में, मतलब मठ में बिताते थे। और मठ में क्या क्या करते थे, प्रार्थना करते थे, श्रम करते थे, आदि काम में अपना पूरा जीवन क्या करते थे, व्यतीत करते थे। जो भिक्षु होते थे मठ में अपना पूरा जीवन व्यतीत करते थे। मठ में क्या क्या करते थे, बोलेंगे प्रार्थना करते थे, श्रम करते थे, इन्हीं सब चीज़ों में अपना पूरा जीवन क्या करते थे, व्यतीत करते थे। बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है, पादरी वर्ग के विपरीत। जो पादरी वर्ग जिसको बोला गया बच्चों, जो चर्च को जो देख रेख करते हैं वो पादरी वर्ग में होते हैं। लिखना चाह रहा, पादरी वर्ग के विपरीत। पादरी जो वर्ग होते हैं किसको बोला गया बच्चों, प्रथम वर्ग को पादरी वर्ग बोला गया, जो चर्च के लोग रहा करते थे, जो देख रेख किया करते थे। तो बोलना चाह रहा, पादरी वर्ग के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपना सकते थे। बोलना चाह रहा बच्चों, जो पादरी वर्ग है, पादरी वर्ग में ओनली क्या होते हैं, मेल पार्ट ही क्या होते हैं, रहते हैं। पादरी वर्ग में फीमेल नहीं रहते हैं, जबकि भिक्षु में क्या करते हैं बच्चों, इसमें मेल भी रहते हैं, फीमेल भी रहते हैं। वही बोलना चाह रहा है कि जो पादरी वर्ग के विपरीत, विपरीत का मतलब उल्टा, जो भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों ही क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। जबकि पादरी वर्ग में क्या रहते हैं, ध्यान रखना बच्चों, पादरी वर्ग में क्या रहते हैं, सिर्फ मेल रहते हैं, फीमेल उसमें नहीं रहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पोप कहते हैं। जो पादरी वर्ग मतलब जो चर्च की जो देख रेख करते हैं, जिन्हें पोप कहा जाता है बच्चों। पोप में ध्यान रखना मेल पार्ट ही सिर्फ रहते हैं, उसमें फीमेल पार्ट नहीं रहते, मतलब फीमेल उसमें नहीं रहा करती है। जबकि जो विपरीत जो भिक्षु है, भिक्षु में क्या हो सकता है बच्चों, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी अपना सकता है। वही पॉइंट यहाँ पे क्या करना है, बोलना चाह रहा है। ऐसे पुरुषों को मॉक कहा जाता है। जो बच्चों भिक्षु तो दोनों हो गया, लेकिन जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट को बोला गया बच्चों मॉक कहा गया, जबकि फीमेल पार्ट को बोला गया नन कहा गया। इस पॉइंट को रिपीट कर देते बच्चों। इतना तो समझ में आ गया कि जो भिक्षु होता था, भिक्षु में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो मेल वाले पार्ट को, जो मेल है, जो भिक्षु मेल है, उस मेल को बोला गया बच्चों मॉक कहा गया। अगर फीमेल है तो उसको क्या बोला गया, नन कहा गया। लेकिन ध्यान रखना, पादरी वर्ग में सिर्फ क्या होता है, मेल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉप बोलते हैं। अगर बच्चों समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, और दोस्तों से शेयर करना भी ना भूलें। आगे लिखा हुआ, पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग आंबे। आंबे का मतलब क्या बताते बच्चों, मठ। जो पुरुष होते थे उसके लिए अलग मठ हुआ करते थे, और जो महिला हुआ करती थी उसके लिए क्या होता था बच्चों, अलग मठ हुआ करता था। पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुनियों का विवाह नहीं कर सकते थे। जो पादरी में भी बच्चों, जो पोप में जाते थे, जो चर्च में रहा करते थे, वह शादी नहीं करते थे। उसी तरीके से बोलना चाह रहा है, पादरियों की तरह, मतलब उसी की तरह भिक्षु और भिक्षुनियाँ आपस में क्या कर सकती, विवाह नहीं कर सकती है। ये तो मिलता जुलता, इससे बस डिफरेंस यही है बच्चों, पादरी वर्ग में और जो भिक्षु वाले में, कि पादरी वर्ग में सिर्फ मेल पार्ट ही रह सकते हैं, और लेकिन जो मठ में जो भिक्षु होता है उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों रह सकते हैं। और इसमें दोनों में ये भी विवाह नहीं कर सकता, और इसमें भी जो मेल और फीमेल है वो भी आपस में विवाह नहीं कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि जो मठ में चला गया वह विवाह नहीं करेगा। वह किस तरीके से जीवन यापन करते थे उसके लिए बताया जा रहा है। जो भिक्षु होते थे, जो मठ में रहा करते थे, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे। जो लोग मठ में रहते थे वो मठ में जीवन यापन किस तरीके से करते थे उसके बारे में बोलना चाह रहा है, कि वे लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूम घूम कर उपदेश देते थे, और जो भी दान दक्षिणा जो मिलता था उसी से अपना क्या करता, जीवन यापन करता था। लेकिन जो लॉर्ड होता था बच्चों, लॉर्ड
के पास क्या होता था, राजा जमीन देते थे, उससे टैक्स मिलता था, उसी से लॉर्ड का जीवन यापन होता था। लेकिन इसमें क्या बच्चों, जो मठ में जो लोग रहते थे वे लोग किस तरह से जीवन यापन करते हैं, तो वह बोलना चाह रहा, वे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, वहाँ पे उपदेश देते हैं और उपदेश के दौरान जो भी दान दक्षिणा मिलता है उसी से क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है। अब इसमें दो फेमस जो मठ है उसका नाम पेपर में आता है कि जो दो प्रसिद्ध मठ है उसका नाम बताइए और कहाँ कहाँ पे है और कब बना था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों कि दो मठ के बारे में पूछता है कि दो मठ का नाम बताइए। तो पहला मठ जो इटली में है, क्या जगह का नाम है या देश का नाम बोल सकते हैं, कि पहला जो मठ है वो इटली में है जिसका नाम बच्चों सेंट बेनिडिक्ट मठ का नाम है। किसका नाम बच्चों, मठ का नाम है। पहला मठ का जगह पूछेगा तो इटली बोलेंगे और नाम पूछेगा तो क्या बोलेंगे, सेंट बेनिडिक्ट, जो 529 में बनाया गया था। पहला मठ कहाँ पे बच्चों, इटली में, नाम क्या बोलेंगे, सेंट बेनिडिक्ट, जो 529 में बनाया गया था। दूसरा जो मठ जो इम्पोर्टेंट है उस मठ जगह का नाम है क्या है बच्चों, जगह का नाम है बरगंडी और मठ का नाम है क्या, कलूनी, जो 910 ईस्वी में बनाया गया था। पहला जो है बच्चों वो क्या है, जगह बोल सकते हैं, पहला क्या है जगह है, दूसरा क्या है बच्चों मठ का नाम है। तो मठ का नाम बोलेगा तो पहला मठ का नाम है बच्चों सेंट बेनिडिक्ट जो 529 में बनाया गया था और दूसरा जो मठ है उसका नाम है कलूनी जो 910 में बनाया गया था। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है जो 2 नंबर में आ सकता है, क्वेश्चन है फ्रायर क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, फ्रायर क्या था, तो इसका आंसर है 13वीं सदी में कुछ भिक्षुओं के समूह ने मठों में न रहने का फैसला की जिन्हें हम फ्रायर कहा गया। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे बच्चों चर्च से पढ़े थे क्या, मठ के बारे में। तो 13वीं सदी में कुछ ऐसे भिक्षुओं के जो समूह थे जो मठों में न रहने का फैसला किया जिन्हें क्या कहा गया, फ्रायर कहा गया। पहले शुरुआती में क्या था, चर्च, तो चर्च से कुछ हट गया, उसको क्या बोला गया बच्चों, भिक्षुनी का। 13वीं शताब्दी में बहुत सारे जो भिक्षुओं का जो समूह था जो मठ में रहने का निर्णय नहीं लिया गया, उन्हीं भिक्षुओं को बोला गया बच्चों फ्रायर। फिर से रिपीट करते, स्टार्टिंग में क्या था, चर्च से कुछ हट गया, उसको बोला गया बच्चों मठ में जो भी रहने वाले को बोला गया क्या, भिक्षु। उसके बाद 13वीं शताब्दी में बहुत ऐसे समूह थे या ग्रुप थे जो क्या कर सकते, भिक्षुओं का समूह से हटने के लिए बोला, जिन्हें क्या कहा गया, फ्रायर कहा गया। यही लिखा हुआ है 13वीं सदी में कुछ भिक्षुओं के समूह ने मठों में न रहने का, अंडरलाइन करो बच्चों, न रहने का फैसला किया जिन्हें क्या कहा गया, फ्रायर कहा गया। अब क्वेश्चन बच्चों, नाइट किसे कहते हैं, तो 9वीं सदी में यूरोप में स्थानीय युद्ध होते रहते थे जो शौकिया कृषक काफ़ी नहीं थे। शौकिया कृषक का मतलब बताया था जो अभिजात वर्ग के जो ज़मीन पे जो कृषक काम करते थे, जब भी लड़ाई होता था जो किसान काम करते थे उसी को युद्ध में लड़वा देते थे, लेकिन वह काफ़ी नहीं था, इसीलिए बोला शौकिया कृषक। शौकिया कृषक का मतलब वह किसान जो अभिजात वर्ग के भूमि पे काम करता था, जब लड़ाई होता था तो उसी किसान को युद्ध में भेज देते थे। वहीं बोला जब सैनिक काफ़ी नहीं था क्योंकि युद्ध के लिए कुशल और सेना की आवश्यकता थी, क्योंकि जो किसान खेत में काम कर रहा था वह क्या था, जो कौशल नहीं हो सकता, क्योंकि जो किसान है वह युद्ध नहीं लड़ सकता है, अच्छे से युद्ध नहीं लड़ सकता, इसीलिए युद्ध के लिए कुशल और सेना की आवश्यकता थी। इसी का एक नया वर्ग बना जिसको बोला गया बच्चों नाइट। स्टार्टिंग दौर में हम लोग पढ़े थे कि जो कृषक थे जो अभिजात वर्ग के भूमि पे जो काम करते थे वही कृषक क्या करते थे, लड़ाई में लड़ने चले जाते थे, लेकिन वह शौकिया कृषक जो थे वह काफ़ी नहीं थे क्योंकि वह कुशल नहीं था, इसीलिए बाद में एक नया वर्ग बनाया गया जिसे बोला गया बच्चों नाइट। नाइट बेसिकली वह सैनिक होते थे जो बेसिकली क्या थे, कुशल थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, फीफ किसे कहते हैं, अंडरलाइन करो बच्चों, फीफ किसे कहते हैं। तो लॉर्ड क्या करते थे, नाइट को भूमि का एक टुकड़ा देते थे जिन्हें फीफ कहा जाता था। जो लॉर्ड होते थे बच्चों वह नाइट को क्या कहते थे, एक भूमि का जो टुकड़ा देते थे, उसी भूमि को टुकड़ा को क्या बोला गया बच्चों, फीफ कहा गया। लॉर्ड के द्वारा लिखा हुआ, लॉर्ड के द्वारा नाइट को भूमि का एक टुकड़ा दिया जाता था, उसी टुकड़ा को क्या बोला गया, फीफ कहा गया। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में क्या होता है, बार बार रिपीट होता है कि नाइट्स की क्या क्या विशेषताएं थी। तो ध्यान रखना, पहला विशेषता था नाइट्स लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध था जिस प्रकार लॉर्ड राजा से संबंध था। फिर से रिपीट कर देते हैं, सबसे ऊपर राजा है, ऐसे समझ लो बच्चों, राजा के बाद क्या आ गया, लॉर्ड आ गया, लॉर्ड के बाद मान लेते क्या है, नाइट्स आ गया। तो जिस तरीके से जो रिलेशन राजा और लॉर्ड में था वही रिलेशन लॉर्ड और नाइट में था। तो वही बोलना चाह रहा कि नाइट्स लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध था कि जो नाइट
लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध था जिस तरीके से राजा का लॉर्ड से संबंध था। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों, जो लॉर्ड्स था वह नाइट की रक्षा करने का वचन देता था। जो लॉर्ड है बच्चों वह क्या करता था, नाइट्स को रक्षा करने का वचन देता था। दूसरा जो पॉइंट बच्चों, लॉर्ड्स नाइट की रक्षा करने का वचन देता था। जो लॉर्ड्स थे वह नाइट को रक्षा करने का क्या जिम्मेदारी लेते थे। वही बोलना चाह रहा कि जो लॉर्ड्स नाइट की रक्षा करने का वचन देता था, लेकिन उसके बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था। जो नाइट होता था वह लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था और जब लड़ाई होता था उसके तरफ से लड़ने का वचन देता था। दोनों का मीनिंग समझा देते हैं बच्चों। पहला ध्यान क्या रखना कि जो लॉर्ड था वह लॉर्ड क्या करता था, नाइट को रक्षा प्रदान करता था, रक्षा करने का वचन देता था। कौन, लॉर्ड देता था। लेकिन उसके बदले में नाइट क्या करता था, नाइट एक निश्चित रकम हमेशा किसको देता था, लॉर्ड को देता था। और दूसरा जो नाइट का काम था कि लड़ाई जब होता था तो लॉर्ड के तरफ से कौन लड़ता था, ध्यान रखना बच्चों, नाइट लड़ता था। दो काम है, एक तो पहला निश्चित रकम देता था लॉर्ड को, और साथ साथ जब लड़ाई हुआ करता था तो उस लड़ाई में क्या करता था, भाग लेता था। कौन लेता था, तो ध्यान रखना, नाइट भाग लेता था। अपने सैन्य एकताओं को बनाए रखने के लिए जो नाइट्स था, जो सैन्य एकताओं को बनाए रखने के लिए नाइट प्रतिदिन अपना जो समय था वो किसमें व्यतीत करता था। तो पहला ध्यान रखना बच्चों, घेराबंदी। पहला क्या रखना, घेराबंदी करने में, पुतलों से रण कौशल एवं अपने बचाव का अभ्यास करने में निकालता था। जो अपना जो सारा टाइम था उस सारा टाइम का यूटिलाइज किस में करता था, तो पहला दे लिखा घेराबंदी में करता था, पुतलों से रण कौशल में, तथा अपने बचाव का अभ्यास करने से निकलता था सारा टाइम। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो नाइट्स जो था बच्चों अपनी सेवा अन्य लॉर्डों को भी दे सकता है। जिस लॉर्ड के अंदर में जो नाइट रह रहा है उस लॉर्ड के अलावा दूसरे लॉर्ड को भी क्या कर सकता है, सेवा दे सकता है। लेकिन उसकी प्रथम निष्ठा होता है, जिस लॉर्ड के अंदर में काम करता है या जिस लॉर्ड के अंदर में रहता है पहले उसको देखेगा। अगर उसके लड़ाई नहीं होगा तो किसी दूसरे लॉर्ड्स के में वो क्या कर सकता है, लड़ाई लड़ सकता है। फिर से रिपीट करते पॉइंट को, अगर समझने में दिक्कत हो रहा था बच्चों। बोलना चाह रहा जो नाइट है अपनी जो सेवाएं जो करता था अन्य लॉर्डों को भी दे सकता था, पर उसकी जो सर्वप्रथम निष्ठा का मतलब होता है प्रायोरिटी अपने लॉर्ड के लिए होता था। ऐसा बोलना चाह रहा बच्चों, जो नाइट है, नाइट का बेसिकली काम है, मान लो लॉर्ड है, ये लॉर्ड के अंदर में काम कर रहा है, तो अगर लड़ाई इस लॉर्ड है जिस लॉर्ड के अंदर में नाइट रह रहा है, तो अगर ये लॉर्ड का लड़ाई होगा तो नाइट इसके लिए काम करेगा। ये लॉर्ड का लड़ाई नहीं हो रहा तो किसी दूसरे लॉर्ड के लिए भी क्या कर सकता है, लड़ाई लड़ सकता है। मान लो दूसरा ही लॉर्ड है और तो ये नाइट अगर लड़ाई इस लॉर्ड का नहीं हो रहा है तो दूसरे लॉर्ड के लिए लड़ सकता है। लेकिन अगर लड़ाई इसके साथ हो गया तो अब इसका ज़्यादा प्रेफरेंस करे क्योंकि इसके अंदर में रह रहा है। तो वही बोलना चाह रहा है कि नाइट अपनी सेवाओं को ऑन लॉर्ड को भी दे सकता है, लेकिन उसकी प्रथम प्रायोरिटी रहता है जिसके अंदर में रहेगा, जिस लॉर्ड के अंदर रहेगा उसको ज़्यादा प्रेफर करेगा। वही बोलना चाह रहा अपने लॉर्ड के लिए होता है, उसकी सर्वप्रथम निष्ठा अपने लॉर्ड के लिए होता है। अगर बच्चों समझने में किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।